हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक तरंग वेव के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके बना दी है। सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तरंग वेव के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं। दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण जो है ये संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। क्या करते हैं? समानांतर कंपन करते हैं। दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। इन तरंगों के माध्यम के अलग अलग कण विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में चलते हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, बल्कि वे स्थिति के संदर्भ में आगे पीछे गति करते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे हो गया। दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। तो दोस्तों, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब जो होता है क्या होता है? निम्न होता है। तो निम्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जहां पर हवा का दाब निम्न होता है वहां पर विरलीकरण मतलब रेयर मीडियम होता है, और जहां पर हवा का दाब उच्च होता है दोस्तों वहां पर सघनता मतलब डेंसर मीडियम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है। दोस्तों, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो चित्र दिया गया है इस तकनीक को क्या कहते हैं हमको बताना है। दोस्तों, ये जो तकनीक है इसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी। दोस्तों, अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी जो है ये चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पराश्रव्य तरंग पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसके कई उपयोग है। इससे गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? दोस्तों, कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे की ओर दोलन करते हैं। तो यहाँ पर जो है अनुप्रस्थ तरंगों पर चर्चा की गई है। किस पर? अनुप्रस्थ तरंगों पर। दोस्तों, यदि माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे हो गया, रस्सी के एक सिरे को झटका देने पर उस रस्सी में उत्पन्न तरंगे, ये कैसी तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। दोस्तों, आवृत्ति n बराबर होता है 1/में आवर्तकाल। क्या होता है? 1/में आवर्तकाल। आवर्तकाल हमको कितना दिया गया है दोस्तों? n बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/। आवर्तकाल कितना है? 0.04 है। पॉइंट हटेगा दोस्तों तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे। 4 से इसको जब 100 को काटेंगे तो 25 बार में जाएगा। तो आवृत्ति जो है 25 हर्ट्ज निकल के हमारी आ जाएगी। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। दोस्तों, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो होती है ये अनुदैर्ध्य लहरें होती है। कैसी? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। दोस्तों, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, तथा समुद्र के सतह पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं दोस्तों जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की गति की दिशा में ही होता है। वायु में ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इस प्रकार भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न तरंगे भी कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है?
दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग हमको बताना है कौन सी नहीं है। तो ध्वनि तरंग जो है दोस्तों ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ये कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है ध्वनि तरंग। दोस्तों ध्वनि तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके कणों के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया, प्रकाश तरंगे हो गया, रेडियो तरंगे हो गया, ये सभी कैसी तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? दोस्तों संपीड़न और विरलन की प्रतिक्रिया जो शामिल होती है ये अनुदैर्ध्य तरंग में होती है। किसमें? अनुदैर्ध्य तरंग में। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण अथवा गति की दिशा में ही होता है। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों को संपीड़न तरंगे भी कहते हैं क्योंकि इन तरंगों के संचरण के कारण माध्यम के अंदर संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, तो क्या सही होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं v बराबर होता है f लैम्डा, मतलब आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य। क्या होता है? वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य। दोस्तों तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग चाल या तरंग का वेग हम कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। यदि एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंगदैर्ध्य लैम्डा है तो v बराबर क्या हो जाएगा? f लैम्डा हो जाएगा। माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? तो दोस्तों आवृत्ति बराबर क्या होता है? ये होता है 1/μ। दोस्तों ये हो जाएगा टी वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति को म्यू से प्रदर्शित करें तथा आवर्त काल या कालावधि को टी हो तो म्यू बराबर क्या होता है? 1/t होता है। 1/t होता है या टी बराबर 1/μ भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है? दोस्तों हमको यहाँ पे जो आवृत्ति दी गई है वो कितनी दी गई है? तो वो दी गई है हमको n, वो दी गई है 840 हर्ट्ज। कितनी दी गई है? 840 हर्ट्ज। गति मतलब v कितना दिया गया है? ये दिया गया 380 मीटर प्रति सेकंड। और हमको क्या पूछा है? तरंगदैर्ध्य पूछा है। तो अभी हमने बताया कि v बराबर क्या होता है? n इंटू लैम्डा। तो n हमको कितना दिया गया है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों v कितना है हमारे पास में? 380 बराबर n कितना है हमारे पास में? हमको दिया है 840 इंटू लैम्डा कर देंगे। ठीक है, इसको जब काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा दोस्तों 380 से जाएगा 0.45 मीटर। 0.45 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा कितना? 0.45 मीटर। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। दोस्तों तरंग लंबाई को आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्डा में दर्शाया जाता है। किसमें? लैम्डा में। दोस्तों तरंग लंबाई को ग्रीक लेटर लैम्डा से दर्शाया जाता है। माध्यम के आधार पर तरंग के प्रकार होते हैं दो, एक होती है यांत्रिक तरंगे और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे की बात करें दोस्तों तो यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम मतलब ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें दोस्तों तो इनके संचरण के लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी संचारित हो सकती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वही यांत्रिक तरंगे कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? दोस्तों ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और प्रकाश तरंगे कैसी होती है? तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस व प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, जबकि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोस एवं द्रव में यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के रूप में चलती है।
प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश गति करता है तथा निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? सही कथन दोस्तों, ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अभी हमने आपको बताया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। तो दोस्तों ऊंचाई जो है एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग गति जो है ये तरंग की प्रकृति का वर्णन करती है। दोस्तों किसी तरंग का गुण उसके कुछ विशिष्ट मानकों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे वेग हो गया, स्पीड, तरंग दैर्ध्य हो गया, आवृत्ति हो गया, आयाम हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? दोस्तों हमको आवृत्ति बताना है। दोस्तों यहाँ पे ध्वनि तरंग की गति कितनी दी गई है? 339 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5/100 मीटर हो जाएगी। ध्वनि की गति v बराबर क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है। तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्वनि की गति v बराबर क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तो इसी में हम मान रख देते हैं। ध्वनि तरंग की गति कितनी है दोस्तों? ये है 339 बराबर आवृत्ति कितनी हमको निकालना है? n हमको निकालना है इंटू तरंग दैर्ध्य कितनी है? तो ये है 1.5/100 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 339 इंटू 1000 बट्टे में क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा? तो ये हो जाएगा कितने बार में जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 339 इंटू 100। 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 200 बार में। 3 से काटते हैं दोस्तों, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 113 इंटू 200 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 226 और 2 जीरो आ जाएगा। तो 226 2 जीरो हर्ट्ज मतलब 22,600 हर्ट्ज इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। दोस्तों यदि किसी तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी? हम जानते हैं दोस्तों v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा, मतलब आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, ठीक है, उसकी आवृत्ति कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है, आवृत्ति दोगुनी, तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी तो क्या हो जाएगी दोस्तों? n दोगुनी हो गई तो v अपॉन में लेमडा हो जाएगा। ठीक है, v अपॉन में लेमडा और n दो गुना हो गया तो क्या हो जाएगा? मूल मान का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मूल मान का आधा हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, हम जानते हैं दोस्तों v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा होता है। ठीक है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर क्या हो जाएगा? तो n बराबर हो जाएगा दोस्तों v अपॉन में लेमडा हो जाएगा। अब अगर आवृत्ति दोगुनी हो गई, देखिए आवृत्ति दोगुनी होगी तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तो मूल का आधा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य हम कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। यदि तरंग की आवृत्ति दोगुनी है तो तरंग दैर्ध्य उसकी आधी होगी। कितनी होगी? आधी होगी, उसी फॉर्मूला का यूज करके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को जो है l द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? l के द्वारा। दोस्तों किसी तरंग के दो क्रमिक शीर्षों या दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य हम कहते हैं, जिसे लैम्डा से निरूपित करते हैं। चूंकि दो क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी l है अतः तरंग की तरंग दैर्ध्य को l द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। दोस्तों रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो है ये आयाम के बढ़ने से बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयाम के बढ़ने से। दोस्तों किसी माध्यम में माध्यमान स्थिति के किसी एक और अधिकतम विस्थापन के परिमाण को तरंग का आयाम हम कहते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। दोस्तों किसी माध्यम में माध्यमान स्थिति के किसी एक और अधिकतम विस्थापन के परिमाण को हम क्या बोलते हैं? तरंग या तरंग का आयाम कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी माध्यम में एक कण
2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। दोस्तों तरंग की आवृत्ति n बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1/t के। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये n बराबर क्या होता है 1/t के होता है। तो 40 कंपन पूर्ण करता है कितने 2.5 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/2.5। पॉइंट हटेगा, जीरो पर जाएगा तो 25 से जब काटेंगे तो 16 बार में, तो 16 हर्ट्ज इसकी राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। दोस्तों तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को जो है तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरंग की विशेषताएं। दोस्तों किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ का एक समान चाल से आगे बढ़ना तरंग गति कहलाता है। अनुप्रस्थ तरंगों के दो सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य हम कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति n बराबर क्या हो जाता है 1 में आवर्तकाल t के। और दोस्तों तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है चाल v बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरंग का आयाम डैश होता है। दोस्तों तरंग का आयाम जो है ये माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी होता है। क्या होता है तरंग का आयाम, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी ही क्या कहलाती है, तरंग का आयाम कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। दोस्तों एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर बनते हैं और 40 गर्त बनते हैं। तरंग की आवृत्ति हमको बताना है। दोस्तों किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या ही क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 40 अपन में 0.3 हो जाएगी। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 133.33 हर्ट्ज इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो आवृत्ति जो है दोस्तों ये हर्ट्ज में प्रकट की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने कंपन या चक्कर पूरे करती है उसे हम उसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति n बराबर क्या होता है 1 आवर्तकाल के। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है इस संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। और निम्न क्षेत्र विरलीकरण। ठीक है दोस्तों, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। जब एक कंपन करती वस्तु जो किसी माध्यम में ध्वनि उत्पन्न करती है तो उससे उत्पन्न ध्वनि जब माध्यम में आगे की ओर गति करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र माध्यम में उत्पन्न होता है। यह उच्च दाब का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। संपीड़न और विरलन की श्रेणी माध्यम में आगे बढ़ते हुए ध्वनि को हमारे कानों तक संचरित करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक सुरंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्ध्य होगी, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी। दोस्तों माध्यम के किसी भी कण के एक कंपन पूरा करने में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य हम कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में दो पास पास वाले सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। एक सुरंग और उसके क्रमागत गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य की आधी होती है अर्थात λ/2 होती है। तो λ/2 बराबर L के हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर किसका हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होती है। तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग की। किसकी, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग की। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। v बराबर होता है n इंटू लेमडा से, जहां n आवृत्ति है, लेमडा तरंग दैर्ध्य है और v क्या है, तरंग गति है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा v/n के हो जाएगा अर्थात लेमडा समान व्युत्क्रमानुपाती 1/n के। जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी। इस प्रकार यहाँ 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सर्वाधिक होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करता है।
तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। दोस्तों स्रोत द्वारा 0.4 सेकंड में उत्पन्न किए गए तरंग शीर्षों या गर्तों की संख्या कितनी दी है, 20 दी गई है हमको। हम जानते हैं तरंग आवृत्ति n बराबर क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, कंपन प्रति सेकंड। तो कंपन कितना हो रहा है, 20 हो रहा है और 0.4 सेकंड ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज। तो आवृत्ति कितनी निकल के आ जाएगी, 50 हर्ट्ज निकल के आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगे उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों 600 मीटर की दूरी तय करने में हमको समय बताना है कितना लगेगा। दोस्तों किसी तरंग के तरंगदैर्घ्य, तरंग के वेग तथा तरंग की आवृत्ति में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या होता है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है वेग अपॉन में आवृत्ति के। ठीक है, एन हमको कितना दिया गया है, 500 हर्ट्ज दिया गया है, तो ये 500 हर्ट्ज हमने लिख लिया। वेग हमको कितना दिया गया है, निकालना है, तो वेग हमको निकालना है, लैम्डा कितना है, 0.4 मीटर दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, वेग हमारा किसका निकल गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 520, तो वेग जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड। 200 मीटर प्रति सेकेंड हमारा वेग निकल के आ गया। वेग हमारा निकल के कितना आ गया, 200 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी कितनी करना है हमको, तरह 600 मीटर। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय के। दूरी कितनी है, 600 है, समय कितना, वेग चाल कितनी है, 200 मीटर प्रति सेकेंड। काटेंगे इसको तो 3 सेकेंड इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। दोस्तों एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है, तो आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं। दोस्तों किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को हम बोलते हैं तरंग का समयकाल। क्या बोलते हैं, तरंग का समयकाल हम बोलते हैं। दोस्तों किसी माध्यम के कणों द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को तरंग का समयकाल मतलब आवर्तकाल हम कहते हैं। तरंगों के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्ति करती है उस दूरी को तरंग की तरंगदैर्घ्य हम कहते हैं। और हम जानते हैं v बराबर n इंटू लेमडा के होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। समयांतराल डैश होगा। दोस्तों समयांतराल हमको बताना है, तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति की भी होता है। तो उससे क्या दोस्तों, 1/आवृत्ति कितनी है, 20 हर्ट्ज है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.05 सेकेंड इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको आप रखिए तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हमको तो समयांतराल निकालना है, तो समयांतराल की तो हमको आवृत्ति की जरूरत है, बाकी किसी चीज की नहीं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो दोस्तों पराबैंगनी विकिरण जो है ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण होती है। दोस्तों पराबैंगनी किरणों की खोज JW रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी आवृत्ति 8 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। ये किरणें सूर्य तथा आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है। मानव शरीर पर इसका हानिकारक प्रभाव होता है। इससे त्वचा में जलन पैदा होती है तथा त्वचा का कैंसर होने का खतरा भी रहता है। किसके द्वारा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों ध्वनि साउंड। साउंड के बारे में जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।